कहानी की शुरुआत होती है शियाओ जी से, जो इंटरनेट पर काफी मशहूर कॉमिक राइटर है। उसका ज्यादातर काम डरावनी कहानियों पर ही होता है। एक दिन नई कहानी के लिए आइडिया ढूंढते ढूंढते शियाओ जी एक रहस्यमयी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। कहा जाता है कि ये जगह कभी एक पंथ यानी खतरनाक धार्मिक समूह का अड्डा हुआ करती थी, लेकिन उस पंथ के गुरु की मौत के बाद ये जगह एक आम अपार्टमेंट में बदल गई। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों का कहना था कि इस बिल्डिंग में कुछ ठीक नहीं है। अक्सर यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी और लोगों ने कई बार भूत देखने का भी दावा किया था। जैसे ही शियाओ जी अपार्टमेंट के अंदर कदम रखता है, उसे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। कैमरा धीरे धीरे उसके पीछे जाता है और तभी उसके पीछे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। शियाओ जी को भी लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। इसी बीच बिल्डिंग का मैनेजर उसके सामने आ जाता है। असल में शियाओ जी यहाँ किसी घर की तलाश में नहीं आया था। वो इस बिल्डिंग की डरावनी कहानियों के बारे में जानने आया था, ताकि उन्हीं घटनाओं से अपनी कॉमिक के लिए नया आइडिया ले सके। इसी वजह से वो अपने साथ एक रिकॉर्डर भी लेकर आया था, ताकि मैनेजर जो कुछ बताए उसे रिकॉर्ड कर सके। कहानी शुरू करने से पहले मैनेजर उसे इस बिल्डिंग का पुराना इतिहास बताता है। बहुत साल पहले इसी बिल्डिंग में एक अनाथालय हुआ करता था, जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक अनाथालय में भयंकर आग लग गई। उस वक्त वहाँ मौजूद बड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को वहीं छोड़कर भाग गए। बेचारे सारे बच्चे उस आग में जिंदा जल गए और बस उसी हादसे के बाद से इस जगह को लेकर अजीब अजीब बातें सामने आने लगी। लोगों को अक्सर यहाँ बच्चों की आवाजें सुनाई देती थी। कभी हंसने की आवाज आती तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई बच्चा इधर उधर खेल रहा हो। मैनेजर इसके बाद शियाओ जी को इस अपार्टमेंट की 4 अलग अलग डरावनी कहानियां सुनाना शुरू करता है। सबसे पहली कहानी 504 नंबर के कमरे की है। इस कमरे में शाओ झांग नाम का एक लेखक रहता था। शाओ झांग काफी समय से लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई नया आइडिया नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो घर से दूर किसी शांत जगह पर रहेगा तो शायद आराम से लिख पाएगा। इसी वजह से उसने एक ब्रोकर से बात की और इस अपार्टमेंट में ये कमरा किराए पर ले लिया। लेकिन कमरा देखने के बाद शाओ झांग ने ब्रोकर से एक अजीब सवाल किया। उसे नीचे वाले फ्लोर से लगातार बच्चों के खेलने और शोर करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ब्रोकर ने उसे समझाया कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके मुताबिक स्कूल की छुट्टियों या त्योहारों के समय लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, इसलिए बच्चों की आवाजें सुनाई देना आम बात है। वो ये भी कहता है कि इस इलाके में किराया बाकी जगहों के मुकाबले काफी कम है, इसलिए शाओ झांग को इतनी कम कीमत में इससे अच्छा कमरा मिलना मुश्किल है। ऊपर से ब्रोकर खुद भी 7वीं मंजिल पर रहता था। उसने शाओ झांग को भरोसा दिलाया कि अब दोनों पड़ोसी हैं। ब्रोकर की बातों में आकर शाओ झांग ने कमरा किराए पर ले लिया। एक रात शाओ झांग अपने कमरे में बैठकर लिख रहा था, तभी उसकी पत्नी का फोन आ जाता है। असल में शाओ झांग बिना बताए घर से निकल आया था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी काफी नाराज थी। शाओ झांग उसे समझाता है कि घर पर रहकर उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गया है। जैसे ही उसकी कहानी पूरी होगी वो वापस घर आ जाएगा। दोनों की बात चल ही रही होती है कि टेबल पर रखा लैपटॉप अचानक अपने आप खुल जाता है। शाओ झांग की नजर उस पर पड़ती है। उसे ये थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद थकान की वजह से वो लैपटॉप बंद करना भूल गया होगा, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन लगातार लिखने की वजह से शाओ झांग के सिर में तेज दर्द होने लगता है। वो सिर दर्द की दवा लेने के लिए पास की मेडिकल शॉप पर पहुंचता है। वहाँ काम करने वाली शियाओ मेई बड़े अच्छे से उसकी मदद करती है। इसी दौरान एक हैंडसम लड़का भी दुकान में आता है। वो जूते साफ करने वाला क्लीनर लेने आया था। तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ देर बाद शाओ झांग दवा लेकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में उसका लैपटॉप अभी भी टेबल पर रखा हुआ था। लिखना शुरू करने से पहले वो फ्रिज से ठंडा ड्रिंक निकालने जाता है, लेकिन जैसे ही वापस आता है लैपटॉप की हालत देखकर वो रुक जाता है। अब लैपटॉप पहले वाली जगह पर नहीं था। शाओ झांग को समझ नहीं आता कि आखिर उसे किसने हिलाया। क्या कमरे में कोई आया था? वो अब भी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक बाथरूम की तरफ से एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है। शाओ झांग आवाज सुनकर वहां पहुंचता है। तभी अचानक उसके पीछे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो दरवाजे के बाहर झांक कर देखता है और वहां उसे एक जोड़ी जली हुई सफेद जूती दिखाई देती है। जूते देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी छोटे बच्चे के हों, और सबसे अजीब बात ये थी कि उन जूतों पर एक बच्चे का नाम भी लिखा हुआ था। शाओ झांग अभी उन जूतों को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि बाहर से अचानक कोई चीज नीचे गिरती है। उसी वक्त एक छोटा बच्चा उसके सामने से तेजी से भाग जाता है। शाओ झांग घबराकर देखता है तो पता चलता है कि उसका लैपटॉप जमीन पर गिरकर टूट चुका है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत उस बच्चे के पीछे भागता है, लेकिन जब वो बाहर पहुंचता है वहां कोई नहीं होता। बस पूरे कॉरिडोर में एक बच्चे के हंसने की आवाज गूंज रही होती है। आखिरकार शाओ झांग मैनेजर के पास जाता है और पूरी बात बताता है। वो कहता है कि उसके कमरे से एक बच्चा बाहर भागा था और उसी ने उसका लैपटॉप तोड़ा है। लेकिन जब मैनेजर सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसमें कॉरिडोर में शाओ झांग के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता, यानी कैमरे में कोई बच्चा था ही नहीं। अब शाओ झांग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जो बच्चा उसने अपनी आंखों से देखा था वो आखिर गायब कैसे हो गया। फिर उसके दिमाग में नीचे वाले फ्लोर का ख्याल आता है। उसे दिन रात नीचे से बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई लंबी सी चीज लेकर नीचे से छत को ठोक रहा हो। लेकिन मैनेजर उसकी
ये बात साफ तौर पर नकार देता है क्योंकि शाओ झांग के कमरे के ठीक नीचे वाला फ्लोर काफी समय से खाली पड़ा था, वहाँ कोई रहता ही नहीं था। ये सुनकर शाओ झांग खुद नीचे जाने का फैसला करता है। वो उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वो खिड़की से अंदर झांकता है और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे के अंदर कई जोड़ी सफेद जूते रखे हुए थे। अजीब बात ये थी कि सारे जूते ऐसे करीने से रखे थे जैसे कोई उन्हें पहनने वाला अभी वहीं मौजूद हो। शाओ झांग की नजर पास रखी जूतों की अलमारी पर जाती है। वो उसे खोलता है और अंदर भी ढेर सारे सफेद जूते देखकर हैरान रह जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस कमरे में जरूर कोई बच्चा रहता है। गुस्से में वो जूतों को उठाकर दरवाजे पर पटकने लगता है और अंदर मौजूद किसी भी बच्चे को बाहर आने के लिए कहता है। उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगती है। आखिरकार पड़ोसी भी परेशान होकर बाहर आ जाता है और शाओ झांग को चुप रहने के लिए कहता है। शाओ झांग कुछ देर बाद शांत हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर ये सारे जूते किसके हैं। आखिर उसने एक प्लास्टिक का बैग लिया और अलमारी में रखे सारे सफेद जूतों को उसमें भर दिया। फिर वो उन जूतों को अपार्टमेंट के कूड़े के ढेर में फेंक आता है। उसे लगता है कि अब कम से कम इस अजीब चीज से छुटकारा मिल गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली डरावनी घटना अभी शुरू होने वाली है। रात को शाओ झांग गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी अचानक उसे किसी चीज के चरमराने की आवाज सुनाई देती है। वो नींद से उठकर कमरे में देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आता। वो वापस बेडरूम की तरफ जाने लगता है, तभी उसकी नजर उस चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिन में जिन सफेद जूतों को वो बाहर फेंक कर आया था, वो सारे जूते अब वापस उसके कमरे के अंदर रखे हुए थे। शाओ झांग समझ नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। क्या कोई सच में उसके कमरे के अंदर आया था? वो अभी इसी बारे में सोच रहा होता है कि अचानक उसके सामने से एक बच्चा तेजी से गुजर जाता है। उसी वक्त बाहर से दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगता है। आवाज इतनी तेज और घबराई हुई थी जैसे बाहर खड़ा कोई भी इंसान किसी भी वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएगा। शाओ झांग धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचता है। फिर वो दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर देखता है और जो नजारा उसे दिखाई देता है उसे देखकर उसकी सांस अटक जाती है। लाल रोशनी के नीचे दरवाजे के बाहर 3 छोटे बच्चे खड़े थे, लेकिन तीनों बच्चे दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़े थे। उनके सिर नीचे झुके हुए थे और वो बिल्कुल चुप थे। कुछ देर बाद तीनों बच्चों ने अपने हाथ उठाए और ऊपर की तरफ इशारा करने लगे। ये देखकर शाओ झांग डर के मारे पीछे हटता है और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसके कमरे में अब कुछ और भी बदल चुका था। पूरा कमरा सफेद जूतों से भरा हुआ था और इससे पहले कि शाओ झांग कुछ समझ पाता, चारों तरफ बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजने लगती हैं। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए ऊपर की तरफ देखने लगता है। इसके बाद शियाओ जी वापस अपने स्टूडियो पहुंचता है और इस पूरी घटना के बारे में पता लगाने लगता है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि शाओ झांग सच में इसी अपार्टमेंट में रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शाओ झांग को गायब हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। वो अचानक ऐसे गायब हुआ था जैसे जमीन निगल गई हो। उसका ना कोई पता चला और ना ही कभी उसकी लाश मिली। ये बात सुनकर शियाओ जी को मामला और भी रहस्यमय लगने लगता है, इसलिए वो दोबारा मैनेजर के पास जाता है और अब दूसरी कहानी सुनने लगता है। दूसरी कहानी 907 नंबर के कमरे की है। इस कमरे में शियाओ मेई नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। बाहर से देखने पर वो काफी मासूम और सीधी सादी लगती थी, लेकिन उसकी असल जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो चोरी छिपे एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता चला रही थी और उसकी रखैल बन चुकी थी। यही शियाओ मेई वही लड़की थी जो पहली कहानी में मेडिकल शॉप पर शाओ झांग को दवा देती है। एक दिन नहाने के बाद शियाओ मेई अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही थी। तभी कमरे में चल रहे रेडियो पर 2 डरावनी खबरें सुनाई देती हैं। पहली खबर में बताया जाता है कि एक परिवार में पति ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी और उसके बाद फरार हो गया। पुलिस अभी तक उस आदमी को ढूंढ नहीं पाई थी। दूसरी खबर इससे भी ज्यादा डरावनी थी। एक पति पत्नी ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी थी। इसके बाद पत्नी ने खुदकुशी कर ली, जबकि पति का कोई पता नहीं चला। खबरें सुनने के बाद शियाओ मेई तैयार होकर मेडिकल शॉप पर काम करने चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात फिर शाओ झांग से होती है। उसी दिन वो हैंडसम लड़का भी मेडिकल शॉप पर आता है जिसे हमने पहली कहानी में देखा था। शाओ झांग दवा लेकर वहां से चला जाता है। तभी अचानक शियाओ मेई के पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है और वो डर जाती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वो उसकी सहकर्मी थी। शियाओ मेई हैरान होकर सोचती है कि आज तो उसकी छुट्टी थी, फिर वो काम पर क्यों आई है। सहकर्मी बताती है कि घर पर बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कि काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए जाएं। दोनों की बात चल ही रही होती है कि शियाओ मेई के फोन पर कॉल आती है। कॉल उसी शादीशुदा आदमी की थी जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। शियाओ मेई अपनी सहकर्मी से थोड़ा दूर जाकर फोन उठाती है। उधर से आदमी काफी घबराया हुआ था। वो शियाओ मेई से मिलने की बात करता है और कहता है कि आज रात वो उसके घर आना चाहता है। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है, लेकिन शियाओ मेई इससे पहले कि उससे कुछ पूछ पाती वो फोन काट देता है और इसी दौरान एक अजीब चीज दिखाई देती है। मेडिकल शॉप के बाहर लाल कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। वो लगातार शियाओ मेई को घूर रही थी। शियाओ मेई को इसकी भनक तक नहीं थी। कुछ देर बाद मेडिकल शॉप का दरवाजा खुलता है और उसकी सहकर्मी अंदर आती है। अब शियाओ मेई के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर उसकी सहकर्मी अभी अंदर आई है तो कुछ देर पहले उसके पीछे खड़ी होकर उससे बात कौन कर रहा था। लेकिन शियाओ मेई इस अजीब घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। रात को वो वापस अपने घर पहुंचती है। कुछ देर बाद उसका प्रेमी भी
वहाँ आ जाता है, लेकिन उसे देखते ही शियाओ मेई को कुछ अजीब लगता है। उसके पूरे कपड़े पानी से भीगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी नदी या पानी की जगह से निकल कर आया हो। शियाओ मेई उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि गुस्से में शियाओ मेई से उल्टा सवाल करने लगता है। असल में उसकी पत्नी को उनके अफेयर के बारे में पता चल चुका था और इसी वजह से अब वो अपने घर में वापस नहीं जा सकता था, इसीलिए वो शियाओ मेई के घर छिपने के लिए आया था। शियाओ मेई भी उसे कहती है कि अगर उसकी पत्नी को सब पता चल ही गया है तो अब सीधे तलाक लेकर उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन आदमी इस बात पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो साफ कह देता है कि फिलहाल वो कुछ दिनों तक शियाओ मेई के घर ही रहेगा और सबसे जरूरी बात ये कि किसी को भी उसके यहाँ होने के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अगर कोई उसके बारे में पूछे तो शियाओ मेई को साफ कहना होगा कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसकी घबराहट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ अपनी पत्नी से नहीं बल्कि किसी और चीज से भी बचकर भाग रहा हो। फिर भी शियाओ मेई ज्यादा सवाल नहीं करती और उसे अपने घर में रहने देती है। रात काफी हो चुकी थी। शियाओ मेई और उसका प्रेमी सो रहे थे। तभी अचानक पानी बहने की तेज आवाज से शियाओ मेई की आंख खुल जाती है। उसी समय घर का दरवाजा भी जैसे किसी ने जबरदस्ती खोल दिया हो। वो घबराकर बाथरूम की तरफ जाती है। अंदर से पानी गिरने की आवाज लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर नहा रहा हो, लेकिन परेशानी ये थी कि उसका प्रेमी तो कमरे में सो रहा था। फिर बाथरूम में कौन नहा रहा था? शियाओ मेई हिम्मत करके दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ भाप फैली हुई थी और एक रेडियो चल रहा था जिसमें गाना बज रहा था। अगली सुबह शियाओ मेई रोज की तरह मेडिकल शॉप पहुंचती है, लेकिन वहाँ 2 पुलिस वाले पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। पुलिस उससे उसके प्रेमी के बारे में पूछती है। उन्हें शक था कि उसी आदमी ने अपने पूरे परिवार की हत्या की है और अब वो पुलिस से भाग रहा है। पुलिस ये भी जानना चाहती थी कि शियाओ मेई को उसके ठिकाने के बारे में कुछ पता है या नहीं। शियाओ मेई डर जाती है, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि उसे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद वो जल्दी से वापस अपने घर चली जाती है। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसकी पत्नी को जब उनके अफेयर का पता चला तो गुस्से में उस आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी दोनों की हत्या कर दी थी और पुलिस से बचने के लिए वो सीधे शियाओ मेई के घर आकर छिप गया था। शियाओ मेई गुस्से में घर पहुंचती है ताकि उससे इस बारे में बात कर सके, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है उसे पता चलता है कि उसका प्रेमी बाथरूम में नहा रहा है। फर्श पर उसके खून से सने कपड़े भी पड़े हुए थे। शियाओ मेई समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है। वो उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहती है और बताती है कि पुलिस सुबह ही उससे पूछताछ करके गई है। अब उसे सब कुछ पता चल चुका है और दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन बाथरूम के अंदर से जो जवाब आता है उसे सुनकर शियाओ मेई के होश उड़ जाते हैं। वो बार बार सिर्फ यही कह रहा था कि किसी को भी ये नहीं बताना है कि वो नहा रहा है। शियाओ मेई उसे समझाती रहती है कि जल्दी बाहर आओ और नहाना बंद करो, लेकिन अंदर से फिर वही एक बात दोहराई जाती है, किसी को भी मत बताना कि वो यहाँ नहा रहा है। वो एक ही लाइन बार बार बोलता रहता है जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग अटक गई हो। शियाओ मेई अब पूरी तरह घबरा जाती है। वो जोर जोर से उसे बाहर आने के लिए कहती है। तभी अचानक बाथरूम के पास रखा रेडियो अपने आप तेज आवाज में बजने लगता है। संगीत शुरू हो जाता है और अगले ही पल बाथरूम के अंदर वो आदमी नाचने लगता है। ये देखकर शियाओ मेई समझ जाती है कि बाथरूम के अंदर मौजूद इंसान उसका प्रेमी नहीं है। उसकी आवाज बिल्कुल उसी जैसी थी, लेकिन वो था कोई और। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। शियाओ मेई डरते हुए दरवाजे के छेद से बाहर देखती है और बाहर सच में उसका प्रेमी खड़ा था। अब शियाओ मेई के होश उड़ जाते हैं। अगर उसका असली प्रेमी बाहर खड़ा है तो बाथरूम के अंदर कौन है? वो तुरंत उसे अंदर खींच लेती है और बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए पूरी बात बताती है। अंदर कोई ऐसा इंसान है जिसकी आवाज बिल्कुल उसी जैसी है। अब प्रेमी भी सावधान हो जाता है। वो अपने हाथ में हथौड़ा उठाता है और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वहां का नजारा देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था और उसके पैरों के पास लाल कपड़े पहनी एक औरत की लाश पड़ी थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। इसी दौरान शियाओ मेई के पीछे भी एक परछाई दिखाई देती है और कुछ ही पल बाद उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। ऐसा लगता है कि अब शियाओ मेई का बचना भी मुश्किल है। इसके बाद कहानी तीसरे कमरे की तरफ बढ़ती है। इस बार कहानी का मुख्य किरदार वही ब्रोकर है जिसने पहली कहानी में शाओ जांग को कमरा दिलवाया था। वो 708 नंबर के कमरे में रहता था। एक दिन काम खत्म करके ब्रोकर हमेशा की तरह अपने घर वापस आता है। वो थका हुआ था, इसलिए घर पहुंचते ही अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाने बैठ जाता है। वो उसकी तारीफ भी करता है और कहता है कि अब उसके हाथ के खाने का स्वाद पहले से काफी बेहतर हो गया है। वो अपनी पत्नी के साथ दिन भर की बातें शेयर करता रहता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी पत्नी शुरू से आखिर तक एक शब्द भी नहीं बोलती, क्योंकि असल में वो उसकी पत्नी थी ही नहीं। वो एक इंसान नहीं बल्कि एक नकली पुतला था और ब्रोकर को नकली इंसान जैसे पुतलों को अपनी पत्नी की तरह रखना पसंद था। उस दिन उसने अपने इस नकली पत्नी के लिए एक नई कंगन भी खरीदी थी। वो उसके हाथ में कंगन पहनाने ही वाला था कि अचानक पुतले का सिर टूटकर अलग हो जाता है। शायद काफी समय से इस्तेमाल होने की वजह से अब उसे बदलने का वक्त आ चुका था। रात को ब्रोकर गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी घर के अंदर से पानी बहने की आवाज उसे जगा देती है। वो उठकर किचन में जाता है और देखता है कि सिंक पानी से पूरा भर चुका है। ब्रोकर हाथ डालकर नाली साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किसी तेज चीज से उसका हाथ कट जाता है। वो दूसरी तरफ से हाथ डालता है और इस बार उसके हाथ में एक चीज फंस जाती है।
वो उसे बाहर निकालता है और देखते ही पहचान जाता है, वो उसके बैग की चेन थी। अब मामला और भी अजीब हो चुका था। अगले दिन ब्रोकर एक प्लम्बर को घर बुलाता है। प्लम्बर नाली की अच्छी तरह जांच करता है और कुछ ही देर में उसे भी वहां बालों का एक बड़ा गुच्छा फंसा हुआ दिखाई देता है। वो ब्रोकर से पूछता है कि क्या घर में उसकी पत्नी रहती है, क्योंकि नाली में इतने सारे लंबे बाल फंसे हुए हैं। ब्रोकर ये सुनकर परेशान हो जाता है। उसके घर में पत्नी तो थी, लेकिन वो एक नकली पुतला थी, तो फिर उसके बाल नाली में कैसे पहुंच गए? वो काफी देर तक सोचता रहता है। फिर उसके दिमाग में पिछले किराएदार का ख्याल आता है। उसे लगता है कि शायद पिछली किराएदार महिला ने सिंक में बाल धोए होंगे और उसी वजह से ये बाल नाली में फंस गए होंगे। अब ब्रोकर को गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि गलती किसी और की है, लेकिन पैसे उसे अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। इसलिए वो पुराने रिकॉर्ड खंगालकर पिछले किराएदार का नंबर निकाल लेता है। ब्रोकर उस नंबर पर फोन करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई इंसान बोलता नहीं है। सिर्फ पानी बहने की आवाज सुनाई देती रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी के अंदर डूबा हुआ हो। ये आवाज सुनकर ब्रोकर बुरी तरह डर जाता है और तुरंत फोन काट देता है। रात को ब्रोकर घर वापस आता है। इस बार वो अपने नकली पत्नी के पुतले को एक बड़े बैग में डाल देता है। कुछ दिन पहले उसका सिर टूट गया था, इसलिए वो उसे मरम्मत करवाने के लिए भेजने वाला था। लेकिन तभी किचन के सिंक से फिर आवाज आने लगती है। ब्रोकर धीरे धीरे सिंक के पास जाता है। अचानक उसमें से गंदा पानी ऊपर आने लगता है। वो परेशान होकर प्लम्बर को फोन करने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर बेड पर जाती है। जिस जगह उसने अपनी नकली पत्नी को रखा था वहाँ अब कुछ भी नहीं था। पुतला गायब हो चुका था। उधर सिंक से पानी लगातार बाहर निकल रहा था। ब्रोकर घबराकर वापस सिंक की तरफ देखता है और इस बार उसके सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। इस घटना के बाद ब्रोकर पूरी रात सो नहीं पाता। उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसे देखकर उसका एक सहकर्मी उसे एक और डरावनी बात बताता है। वो बताता है कि जिस अपार्टमेंट में ब्रोकर रहता है वहाँ एक लड़की की मौत हो चुकी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग से अक्सर लोग गायब भी होते रहते हैं। सहकर्मी उसे ये भी बताता है कि पुराने समय में ये जगह एक खतरनाक पंथ का अड्डा हुआ करती थी। उस पंथ के गुरु की मौत के बाद ही इस जगह को अपार्टमेंट में बदल दिया गया था। ये सब सुनकर ब्रोकर और ज्यादा डर जाता है। वो वापस घर पहुंचता है और अपनी नकली पत्नी के सामने बैठकर अपनी सारी परेशानी बताने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो सोचता है कि कहीं उसने इस भूतिया अपार्टमेंट में लोगों को कमरे दिलाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि उसने तो सिर्फ अपना काम किया था, उसने किसी का बुरा नहीं किया था। तभी ब्रोकर को एक बात याद आती है। जिस नकली पत्नी का पुतला कुछ देर पहले गायब हो गया था वो फिर से उसके सामने मौजूद था। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रोकर ने नया पुतला खरीद लिया था। वो अपनी परेशानी बताते हुए अभी बैठा ही था कि अचानक किचन के सिंक से फिर आवाज आने लगती है। ब्रोकर धीरे धीरे उस तरफ देखने लगता है। इस बार पानी के अंदर से कुछ बाहर आता हुआ दिखाई देता है। वो डरते हुए उसके पास जाता है और जैसे ही उसे ध्यान से देखता है वो उसकी पुरानी नकली पत्नी थी, जिसे वो कुछ देर पहले बैग में भरकर रखने वाला था। ब्रोकर अभी उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता ही है कि पीछे से उसका नया नकली पुतला जमीन पर गिर जाता है। अब ब्रोकर बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ उसका पुराना पुतला था और दूसरी तरफ नया। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है। पुराना पुतला अपने आप खड़ा हो चुका था। ब्रोकर डर के मारे पीछे हट जाता है। उसे अब कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो भागकर बेडरूम में छिप जाता है। उसे लगता है कि शायद वहां जाकर वो इस मुसीबत से बच जाएगा। लेकिन तभी पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब जाता है। अब उसके पास रोशनी के लिए सिर्फ एक लाइटर बचा था। वो लाइटर जलाकर धीरे धीरे कमरे में इधर उधर देखने लगता है। उसे लगता है कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा है, और तभी उसके ठीक पीछे उसकी नकली पत्नी खड़ी दिखाई देती है। इधर कहानी वापस शियाओ जी के पास आती है। शियाओ जी उस ब्रोकर को ढूंढ निकालता है। हैरानी की बात यह थी कि ब्रोकर अभी जिंदा था, लेकिन उसने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया था और अब एक सुनसान जगह पर रह रहा था। शियाओ जी उससे पूरी घटना के बारे में पूछता है। ब्रोकर बताता है कि ये सब उस पुराने पंथ की वजह से हुआ है। उसका मानना था कि उस अपार्टमेंट पर उसी पंथ का श्राप लगा हुआ है और जो भी उस जगह के संपर्क में आता है वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। ब्रोकर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने सिर्फ लोगों को कमरे दिलवाए थे, उसने कुछ गलत नहीं किया था। इसी दौरान ब्रोकर अपना हाथ शियाओ जी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन उसे देखकर शियाओ जी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ब्रोकर के हाथ थे ही नहीं। उसकी दोनों बाजुएं थी लेकिन हाथ गायब थे। इसके बाद शियाओ जी वापस अपने स्टूडियो पहुंचता है। अब उसके पास 3 डरावनी कहानियां थी। इन कहानियों की मदद से उसकी कॉमिक तेजी से तैयार होने लगती है, लेकिन अभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। इसलिए वो एक बार फिर उस रहस्यमयी अपार्टमेंट में जाने का फैसला करता है। निकलने से पहले उसकी महिला सहकर्मी उसे रोकती है। वो शियाओ जी की हालत देखकर परेशान थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और वो काफी थका हुआ दिख रहा था। सहकर्मी उसे समझाती है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। उसे लगता है कि शियाओ जी पिछले कुछ समय से काफी अजीब व्यवहार कर रहा है, लेकिन शियाओ जी उसकी बात नहीं मानता। वो अपनी कहानी पूरी करने के लिए फिर उसी अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचने के बाद मैनेजर उसे चौथी कहानी सुनाता है। इस बार कहानी का मुख्य किरदार शुआइगे है। यही वो लड़का था जिसे पहली कहानी में हमने मेडिकल शॉप पर जूते साफ करने वाला क्लीनर खरीदते हुए देखा था। शुआइगे अभी अभी विदेश से वापस आया था और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपने पुराने दोस्त जुआन माओ के घर रहने के लिए पहुंच जाता है। घर के अंदर कदम रखते ही शुआइगे चारों तरफ देखता है।
है। दीवारों पर जगह जगह फफूंदी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में काफी लंबे समय से किसी ने सफाई ही नहीं की हो। तभी पीछे से जुआन माओ आता है। दोनों काफी समय बाद मिल रहे थे, इसलिए एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं। लेकिन शुआइगे की नजर जुआन माओ के चेहरे पर पड़ते ही वो थोड़ा चौंक जाता है। उसके पूरे चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े निकले हुए थे। शायद उस गंदे माहौल में लंबे समय तक रहने की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। दोपहर में जुआन माओ अपने दोस्त के लिए खाना बनाता है, लेकिन टेबल पर खाना आते ही शुआइगे की भूख गायब हो जाती है। हर एक खाने की चीज पर फफूंदी लगी हुई थी। खाना सड़ चुका था और उससे बदबू भी आ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जुआन माओ बिना किसी परेशानी के वही खाना खाने लगता है। वो ऐसे खा रहा था जैसे खाना बिल्कुल सामान्य हो। शुआइगे किसी तरह अपनी भूख रोककर वहां बैठा रहता है। रात को जुआन माओ उससे पूछता है कि उसके इतने सारे दोस्त हैं, फिर वो खास तौर पर उसी के घर क्यों रहने आया है। शुआइगे बताता है कि उसे अपने पुराने दोस्त की याद आ रही थी, इसलिए वो यहाँ आ गया। लेकिन इसके साथ ही वो चुपके से अपने दूसरे दोस्तों को मैसेज करने लगता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए उनके घर रह सकता है। तभी अचानक उसे अपने पीछे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। शुआइगे तुरंत पीछे मुड़कर जुआन माओ की तरफ देखता है और जुआन माओ उसे घूर रहा था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं होता। अगली सुबह जुआन माओ किसी काम से जल्दी घर से निकल जाता है। शुआइगे को पूरा घर इतना गंदा लगता है कि वो फैसला करता है कि आज पूरे घर की सफाई करेगा। वो बाहर जाता है और सफाई का सामान खरीदने के लिए मेडिकल शॉप पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात फिर शाओ झांग और शियाओ मेई से होती है। सफाई का सामान लेकर शुआइगे वापस घर लौट आता है और फिर पूरे घर की सफाई शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो लगभग पूरा घर साफ कर देता है। अब सिर्फ एक कमरा बचा था। शुआइगे उस कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। उस कमरे की दीवारों पर बाकी पूरे घर से भी ज्यादा फफूंदी लगी हुई थी और सबसे ज्यादा फफूंदी एक बड़ी सी पारिवारिक तस्वीर के आसपास जमा थी। तस्वीर में जुआन माओ अपने माता पिता के साथ खड़ा था। शुआइगे को ये देखकर थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो उस कमरे की भी अच्छी तरह सफाई शुरू कर देता है। कुछ देर बाद पूरा कमरा साफ हो जाता है। इसी दौरान जुआन माओ वापस घर लौट आता है। शुआइगे उसे बताता है कि उसने पूरा घर साफ कर दिया है, लेकिन ये सुनकर जुआन माओ खुश होने की बजाय गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत उस कमरे की तरफ भागता है जहां उसके माता पिता की तस्वीर लगी थी। दीवारों से फफूंदी साफ देखकर वो बुरी तरह परेशान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे शुआइगे ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया हो। गुस्से और दुख में जुआन माओ वहां से रोते हुए चला जाता है और पीछे शुआइगे बस उसे हैरानी से देखता रह जाता है। रात को शुआइगे इसी घटना के बारे में सोचता रहता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। आखिरकार वो फैसला करता है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। वो अपना सामान पैक करके वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। वहां फफूंदी का एक बड़ा सा निशान बना हुआ था और उसका आकार बिल्कुल इंसान जैसा था। शुआइगे उसे देखकर डर जाता है। तभी कमरे के अंदर एक काली परछाई तेजी से रेंगती हुई निकलती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जब वो दोबारा जमीन की तरफ देखता है तो इंसान के आकार वाली फफूंदी भी गायब हो चुकी थी। इसी समय उसके पीछे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। शुआइगे डरते हुए कमरे के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकलने वाली होती है। कमरा फिर से फफूंदी से भर चुका था और इस बार फफूंदी इतनी ज्यादा थी कि दिन में जितनी दिखाई दी थी उससे कई गुना ज्यादा थी। शुआइगे अभी ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी जुआन माओ वापस घर आ जाता है। वो शुआइगे से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे उस पर इतनी जोर से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही शुआइगे उसकी तरफ मुड़कर देखता है, उसका चेहरा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जुआन माओ के पूरे चेहरे पर फोड़े और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। उनसे गाढ़ा सा तरल निकल रहा था और हालत बेहद डरावनी हो चुकी थी। फिर जुआन माओ अपना मुंह खोलकर शुआइगे को बताता है कि अब दोनों को साथ मिलकर अच्छे से रहना चाहिए। तस्वीर के अंदर से दो काले हाथ अचानक बाहर निकलते हैं और शुआइगे को पकड़ लेते हैं। शुआइगे के सामने पारिवारिक तस्वीर से निकले दो काले हाथ उसे जकड़ लेते हैं। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। इधर शियाओ जी के मन में अब एक सवाल घूम रहा था, आखिर इस अपार्टमेंट में होने वाली इन सारी डरावनी घटनाओं के पीछे असली वजह क्या है? क्या सच में ये सब उसी पुराने श्राप की वजह से हो रहा है? शियाओ जी ये सवाल मैनेजर से पूछता है। मैनेजर उसे बताता है कि बहुत साल पहले इस बिल्डिंग में एक ऐसी जगह थी जिसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। शायद उसी जगह के अंदर शियाओ जी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसके बाद मैनेजर शियाओ जी को 1504 नंबर कमरे की एक चाबी देता है। शियाओ जी बिना ज्यादा सोचे वो चाबी अपने पास रख लेता है। उसे अब किसी भी हालत में इस अपार्टमेंट का सच जानना था। दूसरी तरफ शियाओ जी की महिला सहकर्मी अकेली बैठी हुई उसकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी। ये वही रिकॉर्डिंग थी जिसे शियाओ जी ने मैनेजर से बात करते वक्त रिकॉर्ड किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनते सुनते उसे कुछ अजीब महसूस होता है। काफी देर तक सुनने के बाद उसे पता चलता है कि रिकॉर्डिंग में सिर्फ शियाओ जी की आवाज है। मैनेजर की आवाज कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर शियाओ जी जिस मैनेजर से बात कर रहा था वो था कौन। इधर शियाओ जी 1504 नंबर कमरे की तरफ जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ता है। लिफ्ट के एक कोने में एक डिलीवरी बॉय पहले से खड़ा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो बिल्कुल चुप था। शियाओ जी उसकी तरफ देखता है, लेकिन डिलीवरी बॉय बिना
बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहता है। कुछ देर बाद शियाओजी जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ता है, वो डिलीवरी बॉय अचानक अपना चेहरा उठाकर उसे घूरने लगता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। ये देखकर शियाओजी घबरा जाता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वो तुरंत बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर आते ही उसके पीछे से डिलीवरी बॉय भी तेजी से निकलकर उसकी तरफ भागता है। शियाओजी को समझ आ जाता है कि वो मुसीबत में है। वो पूरी ताकत से भागने लगता है। डिलीवरी बॉय लगातार उसके पीछे आ रहा था। उससे बचने के लिए शियाओजी एक बड़े से कैबिनेट के अंदर छिप जाता है। वो अंदर बिल्कुल चुप होकर बैठ जाता है। बाहर डिलीवरी बॉय काफी देर तक उसे ढूंढता रहता है। कुछ समय बाद वो वहां से जाने लगता है। शियाओजी धीरे से कैबिनेट के अंदर से बाहर झांकता है। डिलीवरी बॉय कुछ दूर जाकर रुकता है और फिर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसके शरीर पर कोई खून नहीं था। शियाओजी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ पल बाद जब वो दोबारा आंखें खोलता है, डिलीवरी बॉय वहां से गायब हो चुका था। शियाओजी कुछ देर वहीं खड़ा रहता है और खुद को संभालता है। फिर आखिरकार वो 1504 नंबर कमरे तक पहुंच जाता है। वो मैनेजर द्वारा दी गई चाबी निकालता है और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही उसे अंदर का माहौल देखकर अजीब सा एहसास होता है। पूरे कमरे की दीवारों पर जगह जगह ताबीज और कागज चिपके हुए थे। कमरे का हर कोना किसी डरावनी जगह जैसा लग रहा था। शियाओजी धीरे धीरे कमरे के अंदर जाता है। आखिरकार उसे कमरे के सबसे अंदर वाले हिस्से में जमीन पर एक रिकॉर्डिंग टेप दिखाई देती है। वो तुरंत उसे उठाता है और रिकॉर्डर में चला देता है। कुछ ही सेकंड बाद टेप से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी मैनेजर की थी। मैनेजर रिकॉर्डिंग में बताता है कि अगर शियाओजी ये टेप सुन रहा है तो इसका मतलब है कि वो इस जगह का सच जानने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है और अब वो उसे पूरी सच्चाई बताने वाला है। सबसे पहली बात, वो असली मैनेजर था ही नहीं। वो भी कभी इसी अपार्टमेंट में रहने वाला एक किराएदार था। कई साल पहले सर्दियों की एक बेहद ठंडी रात में उसकी मुलाकात उसी डिलीवरी बॉय से हुई थी। दोनों की हालत काफी खराब थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे। इसी मजबूरी में दोनों ने मिलकर चोरी करने का फैसला किया। उनका निशाना था 1504 नंबर कमरा, क्योंकि यही वो कमरा था जिसमें उस पुराने पंथ का गुरु अपनी मौत से पहले रहा करता था। दोनों 1504 में घुस जाते हैं और पूरे कमरे में उस तिजोरी को ढूंढने लगते हैं जिसमें उन्हें काफी पैसा या कोई कीमती सामान मिलने की उम्मीद थी। तभी डिलीवरी बॉय की नजर एक अजीब से कैबिनेट पर पड़ती है। वो उसे हाथ लगाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस पर जाता है उसके हाथ पर खून लग जाता है। वो घबराकर टॉर्च जलाता है और तभी उसे अंदर कुछ दिखाई देता है। वहाँ बालों का एक बड़ा गुच्छा था जो अचानक अंदर की तरफ खींच जाता है। ये नजारा देखते ही डिलीवरी बॉय की हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ से भागकर दूसरे आदमी के पास पहुँचता है। दोनों मिलकर दोबारा उस जगह की तलाशी लेते हैं और तभी उन्हें ताबीजों से ढकी हुई एक लाश मिलती है। जब वो उन कागजों को हटाते हैं तो सामने उसी पुराने पंथ के गुरु की लाश होती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि यही वो आदमी है जिसके बारे में इस जगह पर इतनी डरावनी बातें कही जाती हैं। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। मैनेजर को पुराने समय की चीजों की काफी जानकारी थी। वो उस लाश का मुंह खोलता है और उसके अंदर से एक चाबी निकाल लेता है। दोनों उस चाबी की मदद से एक कैबिनेट खोलते हैं। उन्हें लगता है कि अब अंदर से कोई खजाना या कीमती सामान मिलेगा, लेकिन कैबिनेट खुलते ही दोनों की उम्मीद टूट जाती है। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ऐसी गहरी काली जगह थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान डिलीवरी बॉय को अचानक घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसी गुरु के पैर में बंधी घंटी की थी। वो तुरंत पीछे मुड़कर लाश की तरफ देखता है। लाश अभी भी वहीं पड़ी थी, लेकिन जब वो दोबारा सामने देखता है मैनेजर गायब हो चुका था। डिलीवरी बॉय घबरा जाता है। तभी आसपास फिर वही घंटी बजने लगती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और इस बार गुरु की लाश वहाँ नहीं थी। कुछ ही पल बाद उसके पीछे एक आकृति खड़ी दिखाई देती है। वो गुरु था। वो लाश अब अपने आप खड़ी हो चुकी थी। डिलीवरी बॉय डर के मारे वहाँ से भागता है। वो सीढ़ियों से नीचे दौड़ता हुआ सीधे अपनी कार तक पहुँचता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। वो अभी अपनी सांसें भी ठीक से नहीं संभाल पाया था कि अचानक मैनेजर भी वहाँ आ जाता है। लेकिन अब उसके व्यवहार में कुछ अजीब था। वो बिल्कुल शांत बैठा था। उसकी आंखें एक जगह टिकी हुई थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। डिलीवरी बॉय उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर कोई जवाब नहीं देता। वो बस चुपचाप सामने देखता रहता है। फिर अचानक वो सिर्फ इतना कहता है कि उसने भी वो सब देख लिया है। टेप यहीं खत्म हो जाती है और शियाओजी कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठा रहता है। उसके सामने अब उस अपार्टमेंट के रहस्य की एक नई परत खुल चुकी थी। लेकिन तभी उसके सामने रखा कैबिनेट अपने आप खुल जाता है। शियाओजी धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है और तभी उसके पीछे से वही घंटी बजने की आवाज आती है। वो डरते हुए पीछे मुड़ता है और सामने उसी पुराने पंथ का गुरु खड़ा था। उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो शियाओजी को निगलने वाला हो। शियाओजी डरकर एक तरफ हटता है, लेकिन भागने की कोशिश में वो उसी कैबिनेट के अंदर फंस जाता है। वो पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बार बार उसे धक्का देता है, लेकिन कैबिनेट का दरवाजा नहीं खुलता। उसी छोटे से गैप से उसे बाहर कुछ दिखाई देता है। मैनेजर वहाँ खड़ा था। शियाओजी उसे बाहर निकालने के लिए मदद मांगता है, लेकिन मैनेजर बिल्कुल शांत रहता है। वो शियाओजी से कहता है कि उसके साथ बिताया समय उसे काफी अच्छा लगा और अब शियाओजी को वहीं अंदर रहना होगा। इतना कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। शियाओजी अंदर से लगातार दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। वो बार बार दरवाजा पीटता है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज उस अंधेरे कमरे में ही दबकर रह जाती है।
इधर शियाओ जी की महिला सहकर्मी अब उसकी सच्चाई जानने के लिए उसी अपार्टमेंट में पहुंचती है। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर कदम रखती है, उसके पीछे भी एक छोटा बच्चा दिखाई देता है और तभी उसके सामने शियाओ जी दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल ये था कि शियाओ जी उसके सामने कैसे आ गया, जबकि कुछ देर पहले ही वो 1504 नंबर कमरे के अंदर बंद था।